हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं जो भूगोल की सीरीज़ चल रही थी हमारी, जो RWA द्वारा बुक जारी की गई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण के साथ जारी की गई थी। उसकी हम जो 4-5 वीडियो हैं वो कवर कर चुके हैं। जो वीडियो है जो छठवीं हमारी, वो इस वीडियो में हम भूगोल पूरी कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक या तो पॉलिटी देखेंगे या इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, जो हमारी छठवीं वीडियो है इसमें हम भूगोल कवर कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी। इसमें 147वां क्वेश्चन है। इससे 146वें क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। 147वां क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को खालिस्तान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाले फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के साथ। इसके साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। खरीफ फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर के महीने में की जाती है। खरीफ फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट इत्यादि, ये सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं। इसके साथ साथ हमें रबी की फसल भी याद रखनी है। उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाने वाली और फरवरी मार्च में कटाई की जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, और इसमें हमें जो मुख्यतः फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि होती हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ फसलें और बच जाती हैं जो रबी और खरीफ के अलावा होती हैं, जिन्हें हम जायद या नकदी फसलें भी कहते हैं। यह जो फसल होती है इसका जो बुआई होती है मुख्यतः मार्च अप्रैल में हो जाती है, और इसके जो 1-2 महीने के अंतराल में ये कट जाती है। जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, करेला आदि, और इन्हीं में ही ज़्यादातर सब्जियां आ जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन है हमारा 148वां, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? अगर हम बात करें, कथकली केरल का इम्पोर्टेंट नृत्य है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। कथकली केरल से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश से संबंधित कुचिपुड़ी। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 149वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टिस्को। ठीक है, दुर्गापुर स्टील, भिलाई और राउरकेला ये हमारे संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, टिस्को नहीं आता। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुर्गापुर स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है दुर्गापुर। ठीक है, और इसके बाद करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में सोवियत संघ के सहयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में है, ये 1961 में। जर्मनी, ये जमीन नहीं है, यहाँ जर्मनी लिखा है। ठीक है, जर्मनी के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं हम 150वें क्वेश्चन की। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा 151वां, लक्षद्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, अब बात करेंगे अरब सागर में स्थित है। पहले इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या है पॉइंट, चलिए देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूर में स्थित है। एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी है। इसके साथ साथ हम 2 पॉइंट और याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% इस भाग में स्थित है, हिंद महासागर में। आगे बात करेंगे हम 152वें क्वेश्चन की। प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। इसका राइट आंसर है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शुष्क मिट्टी। अब इसमें देख लेते हैं और आगे क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसका आगे का क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, चलिए 153वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो राइट आंसर है गंगा, क्योंकि चिनाब, झेलम और रावी ये सारी की सारी किसकी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सतलुज नदी है, और गंगा हम याद रखेंगे ये हमारे भारत में बहती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। ये जो है सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। साथ साथ ये भास्कर आदि नदियाँ भी इसमें
इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी पीरपंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट बूलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी गौमुख के निकट स्थित है। और बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं नदियों के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, इसको भी याद रखेंगे हम। आगे बात कर लेते हैं 154वां क्वेश्चन। खालिस्तान जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। गुज्जर और बकरवाल जो बंजारे हैं वो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के हैं। आगे दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं। भोटिया जो हैं वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं। गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। आगे बात करते हैं हम 155वें क्वेश्चन की। 155वां क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अरावली के पश्चिम में बहती है। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, चलो कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली है। गंगा नदी का उद्गम गौमुख निकट के गंगोत्री हिमनद में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, आपको पता होगा। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बांग्लादेश से होकर बहती है। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 156वां। उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है तराई क्षेत्र के नाम से जानता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं दोआब क्या कहलाता है। दोआब को दो नदियों के बीच की क्षेत्र की भूमि होती है। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित होता है। बांगर वे क्षेत्र होते हैं जो बाढ़ के मैदानों से अधिक भूमि पर होते हैं, मतलब अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और ये खराब भूमि मानी जाती है। इसके अलावा जैसे खादर भूमि होती है वो उपजाऊ भूमि मानी जाती है। इस क्षेत्र में मिट्टी, रेत, कंकड़ पाए जाते हैं। खादर निचले क्षेत्र में होती है जो एक नदी के बाढ़ के क्षेत्र से होते हैं। आमतौर पर बाढ़ग्रस्त बोलगा क्षेत्र की तुलना अपेक्षाकृत संकीर्ण होती है, यानी कि खादर भूमि उपजाऊ होती है और बांगर भूमि अनुपजाऊ होती है। 157वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो कथकली, ओडिसी और कथक ये सारी हैं। कालबेलिया ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी ये शास्त्र जो नृत्य की शैली है वो नहीं होती है ये। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं कि जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, ये शास्त्रीय नृत्य है। 158वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत में कंचनजंगा है। अगर बात करें भारत से जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें जो काराकोरम दर्रा पड़ता है, श्रेणी पड़ती है, उसमें जो होती है K2 गॉडमैन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसमें बात कर लेते हैं जो कंचनजंगा है वो 8,556 मीटर है, 586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नामचा बर्फा पर्वत 7,782 मीटर है, जो चीन की पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,848 50। आप जिस तरह ऑप्शन दिया होगा वो बता सकते हैं। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी पर्वत दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की मानी जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7,816 मीटर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हम 159वें क्वेश्चन की। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बुग्याल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 160वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन की। 161वां क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी होती है? तो ये शिवालिक श्रेणी होती है, इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है, जो देहरादून या हरिद्वार इस तरीके से नाम भी आता है। शिवालिक जो पर्वत है, शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर होती है। पीर पंजाल श्रेणी जो पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है।
आगे बात कर लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत ग्रेट हिमालय या हिमाद्री आदि नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है, इसको भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड से सौरमंडल से सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट दो नियम और याद रखेंगे। सौरमंडल की खोज हो गया कोपरनिकस 1543 ईस्वी में। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गति के सिद्धांत से संबंधित है। वास्को डी गामा भारत की खोज इससे संबंधित है। आगे बात करते हैं, रबी की फसलें की बुआई की जाती है, कब की जाती है? देखो ये तो जो है ना गर्मियों में जो काटी जाती हैं, जैसे बात करेंगे अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर होती है ना, इसमें ये बोई जाती हैं। उसके बाद फरवरी मार्च या अप्रैल मई, इस तरह से कोई दिया होगा आपका क्वेश्चन, उसमें ये काट ली जाती हैं। आपका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर हो जाएगा राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। रबी की फसलें होती क्या हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, आलू, चना, मटर, जौ आदि इत्यादि, ये सारी फसलें हैं रबी की। आगे 164वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है? शिव समुद्र में जल प्रपात कहाँ बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कावेरी नदी बनाती है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाईमुड़ी। ये अनाईमुखी लिखा है, अनाईमुड़ी होती है, ठीक है, बाद याद रखेंगे हम। आगे क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। दोदा बेट्टा जो है पूर्वी पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत की यहाँ मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है ये। उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। राइट आंसर याद रखेंगे हम, उड़ीसा का महेंद्रगिरी। 166वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम कलिंग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग। आगे बात कर लेते हैं 168वें क्वेश्चन की, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है हमारा 169वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक गांव से निकलती है, इसके समीप से निकलती है। इसे बूढ़ी या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा 170वां, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। दो इंपॉर्टेंट बांध और हैं, याद रखेंगे। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना है, ठीक है, मेट्टूरा लिखा है, मेट्टूर बांध बना है। 171वां क्वेश्चन है, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन से होती है। आगे बात करेंगे हम 172 का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें साक्षरता दर हो गया ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 173वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स में कितने 5 देश हैं? ब्राजील, ये नाम में ही छुपे हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका। आगे बात करेंगे, ब्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रिक्स में देख लेते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से देश हैं, इसमें डिटेल बताई गई है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया और चीन, ये उसी के नाम में छिपे हैं, शॉर्ट नेम है। 174वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बेल्डस कहलाते हैं, बेल्डस, ठीक है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस तरह से कुछ घास के मैदान है, वो देख लेते हैं। बेल्डस दक्षिण अफ्रीका के हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे के। आगे बात कर लेते हैं हम 175वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, दार्जिलिंग की चाय के उत्पाद को भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था। पहली बार जो साल 2004 है, इसमें दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। भौगोलिक संकेत जीआई टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम
ये जो है 1999 के अनुसार दिया जाता है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो रहा है, भारत में जो दूसरा जीआई टैग है, भारत में दूसरा जीआई टैग अरणभुजा कन्नादी हस्तशिल्प की है, इसे दिया गया था, जो एक दर्पण होता था और केरल में बनाया जाता था। आगे बात करेंगे 176वां क्वेश्चन है, जो डोडा बिट्टा है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। आगे हमने देख लिया है, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। अरावली पर्वत जो है वो, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं, इसमें जो शिखर है सबसे ऊंचा वो गुरु शिखर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आपको याद रखना है, ये पचमढ़ी के निकट स्थित है एमपी में। 177वां क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। आगे बात कर लेते हैं 178वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है। तो संघाई मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार का नाम क्या है। तवांग है, जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, चलिए अब देखो ये हमारा जो है भूगोल का प्रश्न था, ये भूगोल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें अगले जो वीडियो है उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।